जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं शरद यादव आपकी सफलता में सटीक रणनीति के साथ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम में मैं एक नया इनिशिएटिव कोर्स लेकर आया हूं, जिसकी आज ये दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने शुरुआत की है अर्थव्यवस्था से, जिसमें अभी हम मूलभूत अवधारणाओं या यूँ कहें कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका आगे पूरी इकोनॉमिक्स में यूज होगा। इसीलिए मैंने सोचा पहले इन शब्दों को क्लियर कर दिया जाए, ताकि हम स्पष्टता और बहुत ही आसानी से समझ विकसित कर सकेंगे अपने आगे के टॉपिक्स पे। चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के सेक्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं आज हम। देखिए, अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के प्रकार, सामान्यतः आपने सुना होगा क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब हम कहते हैं कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो सामान्यतः आप उत्तर पाते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर हम यूएसए की पूछते हैं तो हम कहते हैं कि अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर हम रशिया की या चाइना की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर इसके पीछे कुछ मानदंड होंगे, कुछ मापक होंगे, कुछ क्रियाविधियाँ होंगी, जिनके आधार पर हम देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, क्लोज इकोनॉमी कैसी होती है, ओपन इकोनॉमी कैसी होती है। आज आपको इसके बारे में स्पष्टता सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखिए, आप एक मैंने बनाया है अंतर संबंधों के आधार पे। अगर मैं कहूँ अंतर संबंधों के आधार पर, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा है। कहने की बात है कि हम देखते हैं कि एक देश के अंदर या कई देशों के बीच में किस प्रकार के संबंध दर्शाए जाते हैं, कि अर्थव्यवस्था उनके बीच में कैसी गतिशीलता दिखाती है। तो हम देखते हैं दो प्रकार की होती है। एक हम देखते हैं ओपन इकोनॉमी होती है, और दूसरी एक होती है क्लोज इकोनॉमी। ओपन का मतलब खुला इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, और अगर हम क्लोज की बात करें तो हम कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे आप खुली और बंद का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि कोई एक बॉक्स होगा अर्थव्यवस्था का, जिसको हम खोल देंगे तो खुली हो गई, या कोई बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी अर्थव्यवस्था। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अभी हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा मैंने बनाया है कि संसाधनों के स्वामित्व पर। अगर आप देख रहे हैं कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, तो कहने का मतलब क्या होता है कि किसी एक देश में या किसी एक क्षेत्र में जो संसाधन होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि संसाधनों की बात अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो वो कौन से संसाधन हैं, जिसको हमने देखा था कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। हमने श्रम में शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम की बात की थी, पूंजी में कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी की बात की थी, ये सारी चीज़ें। और इवन भूमि में हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, खनिज, उत्खनन, ये सारी चीज़ों की हमने बात की थी। तो जब ये किसी देश या किसी क्षेत्र में ये जो संसाधन पाए जाते हैं, उस पे किसका अधिकार होगा, कौन उसको रेगुलेट करेगा, इसके आधार पर भी हम तीन प्रकार की इकोनॉमी देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे पहली समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हम सामान्यतः इंडियन इकोनॉमी का बहुत डीपली अध्ययन करेंगे। हम इसमें इंडियन इकोनॉमी की हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और चाइना की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी है। अब आप ये मत सोचिएगा कि केवल क्या इन्हीं तीन देशों में अर्थव्यवस्था चलती है, ऐसा नहीं है। दुनिया के हर हिस्से में, हर क्षेत्र में और हर एक देश में अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। सामान्यतः अर्थव्यवस्था के पहलू पर ये दो तीन देश हैं जो हमेशा चर्चा के विषय बने रहते हैं। तो सामान्यतः अखबारों में इन्हीं की जानकारी ज़्यादा रहती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल यहीं पर अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो आपका यूएसआर था जो पहले, जो आज वर्तमान में रूस के रूप में जाना जाता है, रशिया, उत्तर कोरिया, वहीं आपका चीन, क्यूबा, ये कई सारे ऐसे शहर हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा इंग्लैंड, आपका अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, स्पेन, तमाम ऐसे यूरोपीय देश हैं, एशियाई देश भी जिसमें जापान है, थाईलैंड है, इन देशों में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन वहीं पर कुछ देशों में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पाते हैं, जिसका सबसे अच्छा और सबसे सर्वोत्तम उदाहरण आप इंडिया को देख सकते हैं। आप इंडिया में रहते हैं
तो आप बहुत अच्छे से आप इसकी बात को समझ सकेंगे कि कैसे हम मिश्रित इकोनॉमी के रूप में देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि एक विकास के आधार पर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। विकास का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम विकास की बात करें तो किसी देश का किस स्तर पे विकास हुआ है उसके आधार पे भी हमने कुछ जो है कि इकोनॉमी को डिवाइड किया है, जिसमें आप देखते हैं जो आप 2-3 वर्ड को सुनते होंगे, एक अल्प विकसित देश को कहा जाता है, एक विकासशील देश होते हैं और एक विकसित देश होते हैं। तो ये क्यों हम नामकरण देते हैं? क्या वहाँ पे ऐसा कोई नाम है? क्या ऐसी कोई संस्था चलती है? तो बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर ही जो है कि हम इनको 3 तरह का नाम देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अगर किसी देश के पास संसाधन कम है या जो भी चीज़ें हैं उसकी अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है या वो अर्थव्यवस्था में बहुत विकास नहीं कर सका तो उसको हम अल्प विकसित में रख देते हैं। कुछ विकासशील होते हैं और कुछ विकसित देश होते हैं। भारत हमारा विकासशील देश होते हुए भी विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है, जो बहुत ही बेहतर बात है और जो बहुत खुशी की बात है। चलिए हम आगे डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे ओपन और क्लोज इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस क्या है और किसको हम ओपन इकोनॉमी में रखेंगे, किसको हम क्लोज इकोनॉमी में रखेंगे। चलिए आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है। देखिए ये रही खुली अर्थव्यवस्था और ये है आपकी बंद अर्थव्यवस्था। अगर आप देखेंगे मैंने पहले ही बताया था कि कोई बॉक्स नहीं होगा कि आप कहीं खोल दें तो कहेंगे अर्थव्यवस्था मेरी खुल गई या कोई बंद कर दें तो बंद हो गई, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं इनको व्यवहारों पर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। तो जब आपने अर्थशास्त्र को समझा था तो वहाँ हमने व्यवहारों की बात की थी। कहने का मतलब था कि आप किसी चीज़ की अगर मांग करते हैं तो उसकी आपूर्ति अर्थात उसके लिए जो संसाधन है वो क्या पूरी तरीके से आपके देश में उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने मैकडी की अगर हम बात करें जो बहुत चर्चा में रहते हैं, सभी लोग उसका यूज करते होंगे, मैक्सिमम लोग, हम बर्गर खाते हैं या पिज्ज़ा खाते हैं तो वो यहाँ की कंपनी नहीं है। वो पहली चीज़ तो अमेरिका की कंपनी है। भारत में 10, 15, 20 साल पहले आई होगी या जब भी आई हो, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है उसका, ना मैंने देखा है। लेकिन अगर आप देखें कि पहले अगर लोगों ने डिमांड की होती कि मुझे बर्गर खाना है तो उसके लिए क्या हमारे यहाँ कोई बर्गर बनाने की कोई ऐसी व्यवस्था थी या मैकडी की कोई व्यवस्था थी? तो नहीं। तो हम देखते हैं कि कैसे दूसरे देश से हमारे यहाँ कोई कंपनी आती है और हमारी डिमांड को, जो मानव का व्यवहार है या मानव की जो मांग है उसकी पूर्ति करती है। तो ऐसे में हम समझेंगे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था का अंतर। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें सामान्यतः क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज का आयात और निर्यात करने की स्वतंत्रता मौजूद होती है। अर्थात स्वतंत्रता का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि कोई भी कंपनी हमारे यहाँ आना चाहे वो अपने यहाँ यहाँ पे आके वस्तुओं का उत्पादन करे, सेवाओं का उत्पादन करे और हमें हमारी मांग के अनुसार उसकी पूर्ति करे। लेकिन अगर जब किसी देश में अगर गुड्स और सर्विसेज के आयात और निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे व्यक्ति कुछ भी मांग करे लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तब तक नहीं हो सकती जब तक उपलब्ध संसाधन उसके देश में नहीं है। मैंने वही कहा कि बर्गर की आप मांग करें और आपके यहाँ कोई भी बर्गर की कंपनी नहीं आ पा रही है, चाहे वो सरकार की नीतियों की वजह से हो, चाहे यहाँ के उपलब्ध संसाधनों की नीतियों की वजह से हो। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था बर्गर के संदर्भ में बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी, क्योंकि हमने अपनी मानवीय व्यवहार अर्थात मानवीय मांग को पूरा नहीं किया। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डील करेंगे। इसी में देखते खुली अर्थव्यवस्था में ये कहीं ना कहीं मुक्त आवागमन या वर्तमान संदर्भ में देखें तो वैश्वीकरण को प्रभावी बनाती है, अर्थात उसका व्यवहारिक अप्लाइड पार्ट होता है। भूमंडलीकरण आप बहुत बार सुनते होंगे, एक ऐसी टर्म्स है जिसको हम कह सकते हैं कि ग्लोबल विलेज के रूप में ये देखा जाता है। जिस प्रकार से हम अपने शहरों में या अपने गांव में जब रहते हैं तो हम एक छोर से दूसरे छोर चले जाते हैं बिना किसी बाधा के। हम एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के। कोई हमसे पूछता नहीं है कि आप किस गांव में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। उसी तरीके से जब पूरे विश्व की कुछ प्रमुख कंपनियां या कोई नागरिक या कोई भी व्यक्ति किसी उद्देश्य से आता है जब दूसरे देश में और बिना किसी रोक टोक के, मतलब उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, उसके बाद अगर वो हमारे देश में आता है तो हम कहते हैं कि ये वैश्वीकरण का एक परिचायक है। कहने का मतलब कि कहीं भी उसको आने जाने की या किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की छूट है पूरी तरीके से। दूसरा आप देखेंगे इसमें एक अगला पॉइंट कि उदारवादी नीति का परिचायक है। उदारवादी नीति का मतलब क्या होता है दोस्तों
जहाँ पे सरकार के प्रतिबंध थोड़े कम हों, या यूँ कहें कि प्रतिबंध नाम मात्र के होने चाहिए। किसी भी चीज़ पे जो है कि वो सरकार क्या करेगी कि प्रतिबंध को आरोपित नहीं करेगी। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था की। अगर हम देखें, अब इसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि बंद अर्थव्यवस्था और क्लोज इकोनॉमी में अंतर क्या है। आपने देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज के आयात निर्यात पे पूर्णतः प्रतिबंध होता है। फिर हमने देखा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि संरक्षणवादी नीति का सूचक होता है। अगर कोई देश ये कहे कि हम बाहर की कंपनियों को अपने देश में आने के लिए नहीं परमिशन देंगे, इसका मतलब यह होता है कि वो अपने संसाधनों पर संरक्षण प्रदान करना चाहता है और साथ ही साथ अपने घरेलू जो उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहित करता है कि आप यहाँ पे बर्गर बनाइए, अच्छा ना बने कोई बात नहीं, प्रयास करते करते ही अच्छा बनेगा, लेकिन आप यहीं बनाइए, यहीं पर उस मांग को पूरा करिए कि जो मैकडी में बर्गर मिलते हैं उसी टाइप की चीज़ों को आप पूरा करिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि उसने घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया। अब आप कहेंगे सर अगर घरेलू उद्योगों का संरक्षण कर रहा है तो बेहतर बात है, लेकिन जब हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, पूर्ण रूप से देखते जब हम अर्थव्यवस्था में, तो संरक्षणवाद नीति किसी भी देश के लिए या पूरे विश्व के लिए ये हानिकारक सिद्ध होती है। कुछ परिस्थितियों में संरक्षणवाद नीति सफल मानी जाती है, लेकिन सदैव सफल नहीं मानी जाती है। संरक्षणवाद नीति को लेकर ही अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर हो गया था 2018 टू 19 में। चलिए आगे हम देखते हैं कोई अर्थव्यवस्था बंद कब हो सकती है। आप खुद समझ लीजिए। अब यहाँ पे आराम से आपको पता है कि किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी, और आपको मैंने बता दिया है कि जो संसाधन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक पर्टिकुलर देश में भूमि होनी चाहिए पर्याप्त रूप से, प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए जिसमें खनिज होना चाहिए, जल होना चाहिए, वन होने चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए इस तरीके की, और साथ ही साथ वहाँ पे पर्टिकुलर बहुत श्रम होना चाहिए। अब श्रम का मतलब हम चाइना और भारत की जनसंख्या को तो देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत चाइना से बहुत पीछे है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में। इवन कि कई छोटे छोटे यूरोपीय देशों की ग्रोथ रेट से भी हमारा देश अभी भी पीछे है। इसका क्या मतलब हुआ कि श्रम आपके पास जनसंख्या के रूप में नहीं बल्कि कुशल श्रमिक होने चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए। इसीलिए जो है कि मोदी जी के सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत भारतीय युवाओं को शिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आप कुछ कुशल हो जाइए और अपनी रोजी रोटी के लिए आप खुद एक स्टार्टअप चला सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आदर्श स्थिति है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान भारत में युवाओं की संख्या तो बहुत है, लेकिन उनके पास स्किल्ड कितना है कितना नहीं है, इसी आधार पे जो है कि सरकार बाहर से जो है कि इम्पोर्ट करती है सेवाओं के लिए, वस्तुओं के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। वहीं आप देखेंगे पूंजी, हमारे भारत में टेक्नोलॉजी तो है लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है यूरोपीय देशों की तरह, तो हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास उद्यमशीलता है लेकिन उतनी अधिक उद्यमशीलता नहीं है जितनी यूरोपीय देशों में, अर्थात रिस्क लेने की क्षमता, जो मैंने कल आपको बताया था। आप किसी भी एक दुकान को देख लीजिए, अगर आप उससे कहिए कि साहब आप अपनी दुकान में 10 लाख रुपए लगाइए और इस दुकान को बड़ा कर दीजिए, तो उसका एक स्टेटमेंट आता है कि पता नहीं ये चलेगी या नहीं चलेगी, 10 लाख रुपए मैं लगा दूं और पता ना चले तो मुझे घाटा हो जाएगा। अर्थात उस व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। जहाँ पे इन सारे संसाधनों की उपलब्धता होगी वही अर्थव्यवस्था बंद रहेगी। बंद मतलब वो बाहर के देशों से या बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक आदर्श स्थिति को दर्शाती है, और आपको समझ में आ गया होगा कि जो संसाधन के 4 कारक होते हैं उनकी पूर्णतः उपलब्धता नहीं हो पाती है। इसीलिए जो है कि हम किसी भी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है किसी एक देश या क्षेत्र में उत्पादन के सभी संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्यता होनी चाहिए, जो सामान्यतः संभव नहीं होता है। आपके दिमाग में आएंगे कि कुछ देशों के एग्जाम्पल जो सबसे चर्चित रहते हैं। आप सोचेंगे कि क्या सर नॉर्थ कोरिया एक बंद अर्थव्यवस्था है क्योंकि वो वहाँ का शासक जो है कि तानाशाह है? इस तरीके से भी आप सोचेंगे तो बिल्कुल जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में बंद अर्थव्यवस्था किसी देश की नहीं है। तानाशाह उसका शासक है, लेकिन वहाँ की जनता की जो डिमांड है वो रोजगार हो सकती है, वो अपनी वस्तुओं की उपलब्धता हो सकती है। इनके लिए नॉर्थ कोरिया पूर्णतः सक्षम नहीं है। उसके पास लैंड के टुकड़े का अगर आप देखिए, प्राकृतिक संसाधन देखिए तो बहुत न्यूनतम स्थिति में है। टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है लेकिन भूमि नहीं है। श्रम अच्छा हो सकता है लेकिन उद्यमशीलता नहीं होगी। तो इन तमाम कारणों से जो है कि हम किसी भी देश को बंद अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।
हमने देखा था कि एक प्रकार हमने पढ़ लिया था, वो था हमारा ओपन और क्लोज इकोनॉमी, जो कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय या अंतर संबंधों पे दर्शाती है। हम दूसरे प्रकार पे पढ़ते हैं कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, अर्थात संसाधन जो हमारे पास हैं, जो 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, उन पर किसका स्वामित्व होगा, क्या निजी सेक्टर का होगा, क्या सरकारी सेक्टर का होगा, या दोनों लोगों का होगा, इन पर हम बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज पाएंगे कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण होता है। अब आप समझिएगा, यहाँ पे आप अपनी तुलना अपने दिमाग में रसिया और चाइना का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पर जो सामान्यता होता है वो सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात शी जिनपिंग जैसा कहेंगे या व्लादिमीर पुतिन जैसा कहेंगे वैसी ही अर्थव्यवस्था चलेगी। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। वर्तमान समय में देखा जाए तो रसिया और चाइना की भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं पूंजीवाद इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कि इन संस्थाओं में जो कीमतें निर्धारण होती है, कीमत निर्धारण का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की कितनी कीमत होनी चाहिए, किसी वस्तु की कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए, या सेवाओं की कितनी कीमत होनी चाहिए, इनका निर्धारण केंद्रीय सरकार या केंद्रीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने एक बिस्किट का पैकेट तैयार किया और उस बिस्किट की लागत उसकी 20 रुपये आई, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, कीमत हम तय करेंगे और इसकी हम कीमत 18 रुपये रखेंगे, तो कंपनी को क्या होगा, 2 रुपये का घाटा होगा। तो ऐसी स्थिति में जब कंपनियां अपने आप खुद कीमत नहीं तय कर पाएँ और उनकी कीमत सरकार तय करे, तो ऐसी जगह पे हम कहेंगे कि कीमत निर्धारण केंद्रीय संस्थाओं द्वारा होता है। उनके लिए एक विभाग बनाया जाता है, सरकार बनाई जाती है, तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। एक और इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं डिटेल करता हूँ आपको, इसमें होता है कि आवश्यकता अनुसार उत्पादन। आवश्यकता अनुसार उत्पादन यानी जितनी आवश्यकता होगी हमें, हम उतना ही उत्पादन करेंगे, अर्थात आवश्यकता उतनी जितनी आवश्यकता होगी उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे। मान लेते हैं कि अगर किसी देश में बुजुर्गों की संख्या 100 है, तो वहाँ पे बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ, हेल्थ सिस्टम या उनके भोजन की सुविधा वो 100 बुजुर्गों के ही हिसाब से की जाएगी, ठीक है। और कहीं पे युवाओं की जनसंख्या 1000 है, तो हम उन 1000 युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके की सुविधाएं करेंगे। लेकिन बुजुर्ग ने भी अगर मान लीजिए डिमांड की कि हमें भी जो है कि शिक्षा चाहिए, लेकिन वो उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। या बुजुर्ग ने भी मांगा कि हमें भी बर्गर खाना है, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पे उनकी आवश्यकता नहीं है, जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको बर्गर नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो ऐसे में उनकी मांग की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात आवश्यकता जिसकी जितनी होगी उतना ही उत्पादन किया जाएगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, आप एक चीज़ समझ सकते हैं, फिर यहाँ पे तो कंपनियां आना नहीं चाहेंगी। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे कंपनियां बिल्कुल नहीं आना चाहेंगी, क्योंकि कंपनी जो आती हैं उनका प्रॉफिट पे ही केवल उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट कमाना होता है, उन्हें जन कल्याण से उतना महत्व नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि अगला देखिए, सरकार क्या करेगी। जब सरकार अगर सारी चीज़ें नियंत्रित कर रही है, तो सरकार हमेशा जन कल्याण को प्रमुखता देगी कि जनता का कल्याण अधिक से अधिक होना चाहिए। किसी बुजुर्ग को अगर दवा चाहिए तो दवा भी मिलनी चाहिए, किसी युवा को अगर शिक्षा चाहिए तो उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें तो सरकार का हमेशा उद्देश्य होता है कि कल्याण करना, जन कल्याण सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सरकार की नज़र में। ऐसी स्थिति में, ऐसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि जब कंपनियां नहीं आ पाएंगी तो क्या करेंगी कंपनियां, सामान्यतः प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा। वहां पे किसका अभाव हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा का, क्योंकि वहां पे जब 10 कंपनियां नहीं आएंगी, 2-4 कंपनियां नहीं आएंगी, केवल एक कंपनी होगी, और वो भी क्या होगी, पीएसयू होगी। पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब कि जो सरकार के प्रोत्साहन या सरकार की सहायता से जो यूनिट्स चलती हैं, ठीक है। तो ऐसी संस्थाएं जब बनी रहेंगी तो केवल और केवल जन कल्याण को ध्यान देंगी, वहां पे प्रतिस्पर्धा नहीं देखी जा सकेगी। और किसी भी समाज में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तो वो अर्थव्यवस्था ज़्यादा तेज ग्रोथ नहीं कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि ऐसी स्थिति में यहाँ पे मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक नहीं रह जाता। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं रह जाता। बुजुर्ग ने मांग की थी किसी चीज़ की, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसकी मांग को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ऐसी व्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पहलू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इसमें मुख्यतः निजी क्षेत्र की भूमिका सर्वाधिक होती है, अर्थात जो प्राइवेट सेक्टर, जो कंपनियां होती हैं उनकी भूमिका ज़्यादा होती है जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं। अब आप प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूँगा। और जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, मान लेते हैं हम कि रिलायंस की जियो कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट की उसकी लागत आती है 400 रुपये। 400 रुपये अगर उसकी लागत आती है तो वो 400 रुपये की कीमत क्या करेंगे, वो मार्केट में रख देंगे, कहेंगे हम भाई इस वस्तु को बनाएंगे तो हमारा 400 रुपये का प्राइस आ रहा है। गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, तो ये व्यवस्था कैसी हो जाएगी, आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही जो है कि कीमत की निर्धारण किया जा रहा है। कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे मांग आपूर्ति के सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। जितनी जिसकी मांग होगी उतनी उसकी आपूर्ति भी होगी। अब यहाँ पे आप मैकडी के बर्गर का जो है कि आराम से एग्जांपल लगा सकते हैं। आपने डिमांड की, मैकडी आपके देश में आ गई और वही तय करेगी कि मुझे 40 रुपये का बर्गर देना है या 39 का देना है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थात ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मांग के अनुसार आपूर्ति की जाती है। यहाँ पे किसके अनुसार आपूर्ति की जाएगी, मांग के अनुसार। जैसी मांग होगी वैसी ही आपकी आपूर्ति की जाएगी। अगर आपने मांग अधिक की तो आपूर्ति भी अधिक कर दी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बाजार का अधिक प्रोत्साहन मिलेगा बाजार प्रतिस्पर्धा को। अब आप इसको समझिए, बाजार प्रतिस्पर्धा क्या होती है। मान लेते हैं कि एक मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी है। मान लीजिए मोबाइल की कीमत जो है कि एक कंपनी ने सेम फीचर के साथ जो है कि उसकी कीमत 10,000 रुपये रख दी। वहीं पे अगर कोई दूसरी कंपनी आती है, ये कंपनी ए थी मान लेते हैं हम, और दूसरी कोई कंपनी आती है बी। उसने कहा कि मैं इसी कीमत, इसी फीचर के साथ, सारी विशेषताओं के साथ मैं आपको 8,000 रुपये मोबाइल दूंगा। वहीं तीसरी कंपनी आ जाती है, तीसरी कंपनी ने कहा कि मैं आपको ये सारा का सारा मोबाइल का सारा सिस्टम दे के मैं जो है कि 9,000 रुपये में दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सी बात है, आप 8,000 रुपये या 9,000 रुपये वाली कंपनी को प्रेफर करेंगे। और ऐसे में 10,000 वाली कंपनी क्या करेगी, वो घाटे में हो जाएगी। लेकिन प्रतिस्पर्धाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रतिस्पर्धा का एक माहौल बना हुआ है और आपको पता है जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे क्वालिटी लगातार बढ़ती जाती है। मोबाइल की कीमत के साथ साथ उसमें क्वालिटी का भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो सकता है। चलिए दूसरा एक यहाँ पे बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। देखिए, बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, अगर आप देखेंगे कि बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन भी यहाँ पे दिया जाता है, अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। अहस्तक्षेप का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। अहस्तक्षेप का मतलब कि सरकार इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। सरकार इसमें क्या करेगी, कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे आप देखिए कि मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में जो है कि इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ दिया जाएगा। इसी को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड कहा था। क्या कहा था एडम स्मिथ साहब ने, जिनकी बुक है 1776 में जिनकी लिखी हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने इसको जो है कि अदृश्य हाथ की संज्ञा दी थी। क्या कहा था इनको, अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ का मतलब क्या होता है, जो बाजार शक्तियां होती हैं। अब आप बाजार शक्तियां समझिएगा। बाजार शक्तियों का मतलब होता है कि मांग एवं आपूर्ति। क्या होता है बाजार शक्तियों का मतलब, मांग एवं आपूर्ति। जितनी आप मांग करेंगे उतनी ही आपूर्ति भी होगी, या मांग जितनी अधिक होती जाएगी उतनी ही अधिक उसकी आपूर्ति हम बढ़ाते जाएंगे। तो इसी को हम बाजार शक्ति कहते हैं। जैसी जैसी जिस चीज़ की आप मांग ज़्यादा करेंगे उस चीज़ की कंपनियां ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, यानी आपूर्ति भी उसकी ज़्यादा करेंगे। और वहीं अगर हम देखते हैं इसी को, अगर आप इसी में देखें तो निजी लाभ को प्रमुख स्थान दिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम किसकी बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं कि जनता का कल्याण अधिक होना चाहिए। आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे लेकिन कल्याण ज़्यादा करिए जनता का। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे निजी कंपनियों में या पूंजीवाद में क्या होता है, प्रॉफिट को फोकस किया जाता है, लाभ को फोकस किया जाता है। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं।
अब आप देखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था आपने समझ लिया कि ये सरकार के नियंत्रण में होती है, कीमतें सरकार तय करती है, आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हम प्रोडक्शन करते हैं और वहीं पे हम जो है कि जन कल्याण को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। इसमें हमने देखा कि बाज़ार की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, साथ ही साथ माँग और आपूर्ति के सिद्धांत भी यहाँ लागू नहीं हुए। लेकिन पूँजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल विपरीत है। मतलब यहाँ निजी कंपनियों को प्रॉफ़िट दिया जा रहा है, बाज़ार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, माँग और आपूर्ति के अनुसार कार्य किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें लाभ को इंडिकेट किया जा रहा है। वहीं हम अगली बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की। आइए देख लेते हैं इसको भी फटाफट। यहाँ पे सरकार की भूमिका सीमित हो जाती है। सरकार की भूमिका सीमित होने का सेंस ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार बिल्कुल जीरो हो जाती है, नहीं। अर्थात कि सरकार क्या करती है, एक नियामक के रूप में काम करती है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा यहाँ पे कि किसी वस्तु की कीमत, एक पेन की कीमत 4 रुपये है, वो कंपनी ने उस कीमत को बढ़ा के 6 महीने बाद 6 रुपये कर दिया और 6 रुपये पे लोग परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो सरकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सरकार को और जनता को कोई दिक्कत नहीं। अगर वही 4 रुपये की जगह उसको 40 रुपये की कीमत कर देगी तो सरकार कहेगी कि अब आपने पेन की कीमत 6 रुपये की जगह 40 रुपये कर दी, जो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे सरकार एक नियामक के रूप में काम करेगी, रेगुलेटरी के रूप में काम करेगी और सरकार कहेगी कि अब आप इसकी कीमत 40 रुपये मत रखिए, कम से कम आप जो है कि इसकी कीमत 25 रुपये कर लीजिए। उससे क्या होगा, कुछ जनता नहीं खरीद पाएगी लेकिन कुछ जनता ज़रूर खरीद लेगी। लेकिन 40 रुपये से कम रखिए, क्योंकि 40 रुपये में कोई भी व्यक्ति पेन खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी स्लो डाउन में है, या जो भी कहें। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि नियामक के रूप में क्या होता है। नियामक का मतलब होता है जब व्यापारिक कंपनियां अपनी कीमतें लगातार बढ़ाती चली जाएं और उस वस्तु की कीमत जब लगातार बढ़ती चली जाती है तो उस कीमत को रोकने के लिए या उसके व्यवहार को रोकने के लिए एक रेगुलेटरी के रूप में काम करती है, अर्थात एक पुलिस की भांति काम करती है सरकार। इसका मतलब क्या होगा कि क्या यहाँ पे सरकार ही सर्वे सर्वा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे निजी क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि आपका जो मन करे आप वो प्रोडक्शन कीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो प्रोडक्शन करिए, जिसकी डिमांड हो रही है उसको प्रोडक्शन करिए। लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि कीमत बहुत अधिक ना हो सके, कीमत बहुत अधिक ना हो सके। और ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासों में सारी चीज़ें बहुत डिटेल से समझेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और भारत में भी आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार या आरबीआई लगातार कुछ ना कुछ मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, सरकार राजकोषीय पॉलिसी लेके आती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था की सबसे खास विशेषता जो मुझे लगती है और आपको भी समझ में आ जाएगी कि इसमें जनता के कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें जनता के कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है। और वहीं प्रतिस्पर्धा की भी बात रखी जाती है कि कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका भी मिले और साथ ही साथ जनता का कल्याण भी होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जनता के कल्याण की वजह से ये समाजवादी स्वरूप ले रखी है और प्रतिस्पर्धा की वजह से ये पूंजीवादी स्वरूप ले रखी है। अर्थात इन दोनों का ही ये मिश्रण होता है। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है? इसी श्रेणी में आती है। आप देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ पे आएगी? इसी श्रेणी में आएगी। अर्थात हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था हो गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, जिसमें क्या मिलेगा आपको कि जनता का कल्याण भी रहेगा, वहीं कंपनियों के प्रॉफिट की भी बात होती रहेगी। अर्थात कीमत जो है कि नियंत्रित रहेंगी और प्रॉफिट भी रहेगा। और साथ ही साथ मैंने पहले ही बताया कि बाजार की जब प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी खासी ऊंची होती रहती है, लगातार उसकी जीडीपी रेट बढ़ती जाती है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं विकास के आधार पे। विकास के आधार पे मैंने 3 बताई थी अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें हम देखेंगे किसको। एक होगा आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, एक होगी आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था, एक होगी आपकी विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे हम देशों को भी इंडिकेट करते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश अल्प विकसित देश है, तो हम इनके बारे में जानते हैं। और आज हमारा यही आखिरी टॉपिक रहेगा हमारे लेक्चर का। चलिए, बहुत अच्छे समझते हैं। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, आपने पहले ही देखा था कि जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दोहन अभी प्रारंभिक अवस्था में है। प्रारंभिक अवस्था का मतलब धीरे धीरे अब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना शुरू हो चुका है। श्रमिकों को जो है कि थोड़ा थोड़ा कुशल बनाया जा रहा होगा, या पूंजी वगैरह धीरे धीरे आ रही होगी, लोगों में उद्यमशीलता भी बढ़ रही होगी, इसका भी दोहन शुरू हुआ है। लेकिन मुख्यतः यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का योगदान सर्वाधिक होता है। अब आप प्राइमरी सेक्टर तो समझ गए होंगे, जो प्राकृतिक संसाधनों से
कार्य होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से जो कार्य होते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, ठीक है, ऐसे देशों में कृषि से अर्थव्यवस्था चलाई जाती है, या मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इनके माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़, वहीं पे हम देखते हैं ऐसे देशों में आधारभूत संरचना का भी अभाव रहता है। किसका अभाव रहता है? आधारभूत संरचना का अभाव रहता है। अगर आप देखें कि आधारभूत संरचना का अभाव रहता है, अर्थात न वहाँ पे बिजली ढंग से होती है, न सड़क हो पाती है, न पानी की व्यवस्था होती है अच्छी, न चिकित्सा, न शिक्षा, ये तमाम चीज़ें जो है कि वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जोन में रहती हैं। वहीं अगर हम देखें तो गरीबी अधिक होती है, बेरोजगारी अधिक होती है, बेरोजगारी और गरीबी दोनों ही बहुत अधिक होती है वहाँ पे। लेकिन जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो इनकम होती है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो बहुत ही न्यूनतम होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास कितनी इनकम होगी और दूसरे व्यक्ति के पास कितनी होगी, इसका एक सामान्य अर्थ निकाला जाता है कि प्रति व्यक्ति आय के रूप में आपके पास कितना पैसा हो रहा है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, अफ्रीकी देशों को आप देखेंगे तो अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं देखने को आपको मिल सकती हैं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि तकनीकी रूप से पिछड़ेपन होते हैं, अर्थात तकनीकी रूप से बहुत पीछे रहते हैं ये लोग। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला है विकासशील अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें विकासशील अर्थव्यवस्था की, आपने पहले देखा अल्प विकसित में, जहाँ पे संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में था, यहाँ पे दोहन तो आरंभ हो चुका है लेकिन अभी भी संभावना बहुत अधिक है। जैसे हम भारत की बात करें, हमारे यहाँ लेबर तो बहुत अधिक है, हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया है, स्किल इंडिया प्रोग्राम से हमने दोहन करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी अपार संभावनाएं हैं। हम स्किल इंडिया से भी बेहतर और प्रोग्राम चला के इनकी कुशलता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। वहीं हमने देखा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की अपार संभावनाएं होती हैं, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो किससे होगी, जहां से प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा और हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कच्चे माल का जो है कि दोहन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि दोहन हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन हमने श्रम के आधार पर स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया, भूमि यानी कि जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके हम इसका दोहन कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं हम विकासशील अर्थव्यवस्था के चरम से होते हुए विकसित अर्थव्यवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे कि सुदृढ़ आधारभूत ढांचे की कमी होती है, अर्थात आधारभूत है हमारे भारत में, हम एग्जाम्पल भारत का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं और आप सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से मूर्त अवस्था में यानी कि व्यवहारिक रूप में देख रहे होंगे। जैसे आप देखते हैं आपके गाँव तक बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, सारी सुविधाएं, लेकिन वो एडवांस लेवल पर नहीं है। अर्थात प्राइमरी एजुकेशन को देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं है स्कूलों में, वहाँ बाथरूम्स नहीं होते हैं, स्कूल में पंखे नहीं होते हैं। प्राइमरी चिकित्सालयों को देख लीजिए, प्राथमिक चिकित्सालयों को, उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही दयनीय होती है। तो हमारे यहाँ आधारभूत संरचना तो है लेकिन सुदृढ़ अर्थात एडवांस लेवल पर नहीं है, इनकी अभी कमी है हमारे यहाँ। फिर हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय तो अच्छी खासी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एक मानक होता है कि आपकी, मान लीजिए एग्जाम्पल की अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्पल मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम 40,000 रुपये मिनिमम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन भारत में मान लेते हैं एग्जाम्पल की 30,000 रुपये है, जबकि 30,000 रुपये अगर है तो हम क्या कहेंगे, इनकम तो ठीक है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक से काफ़ी कम है, यानी कि 10,000 रुपये अभी भी कम है। तो हमें इस चीज़ को और अचीव करना होगा जल्दी से जल्दी। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इंडिया, ब्राज़ील और भी ऐसे कई सारे देश हैं। मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए जो मुझे वाकई समझ में आती है इनकी अर्थव्यवस्था। तो इंडिया और ब्राज़ील ये हमारे विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, संसाधनों का अधिकतम दोहन हो चुका है। इसका मतलब बहुत आसानी से समझिएगा, यहाँ के जो लेबर होंगे वो बहुत ही स्किल्ड हो चुके होंगे, यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका पूर्णतः लगभग दोहन हो चुका होता है और पूंजी और उद्यमशीलता बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप ब्रिटेन को देख लीजिए, स्पेन को देख लीजिए, फ्रांस को देखिए, अमेरिका को देखिए, कनाडा को देखिए। ये वो देश हैं जहाँ पे लोग रिस्क बहुत अधिक लेते हैं और रिस्क लेते हैं, प्रॉफिटेबल भी होते हैं। लेकिन आप देखिए कि संसाधन जो प्राथमिक लेवल पे थे, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर दोहन हो चुका है, इसीलिए अब ये लोग रॉ मटेरियल्स के लिए अल्प विकसित देशों जैसे अफ्रीकी देश, एशियाई देशों पर निर्भर हैं। वहाँ से ये रॉ मटेरियल्स को लेते हैं और अपने यहाँ
इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर इन्हीं अल्प विकसित देशों में, अफ्रीकाई एशियाई देशों में ये निर्यात कर देते हैं, अपने सामानों को बेच देते हैं। तो हम कहेंगे कि संसाधनों का अधिकतम दोहन यहाँ पे हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में अभी कई ऐसे घर हैं जिनमें कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, फ्रिज नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिज, कूलर, पंखे की डिमांड हो सकती है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में 95% घरों में जो है कि फ्रिज, कूलर और एसी है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि उन्हें अब फ्रिज और कूलर की आवश्यकता नहीं है। मॉडल एडवांस हो सकता है, लेकिन फ्रिज की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। तो हमने देखा कि यहाँ पे पूर्णतः दोहन हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की भूमिका यहाँ पे अधिक होती है। मैंने अभी आपको बताया कि ये एशियाई और अफ्रीकी देशों से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, तो क्या करेंगे, अपने घरों में तो नहीं रखेंगे, वहाँ पे वो कंपनी खोलते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि सेकेंडरी सेक्टर में जो है कि इंडस्ट्री का ज़्यादा रोल होता है और टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर का ज़्यादा रोल होता है, जो सेवा क्षेत्र होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स बनाना, या टीचर हो गए, या कोई बिजनेसमैन हो गए। इस तरीके की जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इनका रोल बहुत अधिक होता है। रॉ मटेरियल्स लेके जाते हैं ये लोग, और रॉ मटेरियल्स के साथ क्या करेंगे, कंपनी में ले जाके उसका व्यापार करेंगे, अर्थात मैन्युफैक्चर करेंगे उसको, और मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको हमारे ही देशों में, अर्थात एशियाई और अफ्रीकी देशों में जो है कि बेच देते हैं। तो यहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की भूमिका अधिक होती है। देखिए मैंने लिखा भी है, इंडस्ट्री और सेक्टर की भूमिका, इंडस्ट्री और सर्विस की भूमिका यहाँ पे अधिक हो जाती है। अब आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल कंक्लूड करिए कि उत्तम आधारभूत संरचना यहाँ पे मौजूद होती है। आज देख रहे होंगे आप, कोरोना के संकट में लगातार यूरोपीय देश जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हैं, भले कोरोना के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उनकी जो हेल्थ से फैसिलिटी से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, आपके एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, या आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग है, वो हमारे एशियाई और अफ्रीकी देशों से बहुत बेहतर स्थिति में है। वहीं तकनीकी रूप ये अग्रणी देश भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, हमने देखा अल्प विकसित देशों में तकनीकी बहुत छोटे किस्म की है, वहीं हमने देखा कि आपने देखा कि विकासशील देशों में जो है कि तकनीकी तो है, लेकिन थोड़े कम स्तर की है, एडवांस लेवल पे नहीं है। लेकिन ये लोग तकनीकी रूप से अग्रणी देश कहलाते हैं। कौन से देश कहलाते हैं? अग्रणी देश। अब आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश ने, या तमाम ऐसे देश, जब द्विपक्षीय व्यापार होता है, दूसरे देश के साथ व्यापार होता है, तो वहाँ पर ये एक समझौता करते हैं, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें हम टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण का समझौता करते हैं। अर्थात इन तकनीकी रूप से जो अग्रणी देश हैं, चाइना, जापान, इज़राइल, अमेरिका, ब्राज़ील या जर्मनी, इन देशों से हम कहते हैं कि भाई आप अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी हमें दीजिए, ताकि हम भी उतना विकास कर सकें। अर्थात ये लोग इतने अग्रणी हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी में कि ये लोग निर्यात करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी का। उसके लिए समझौता होता है, उसके लिए कुछ अरबों करोड़ों रुपयों में डील होती है, फिर वो सारे के सारे मेथड्स और वो सारी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे देशों में जो उनके साथ समझौता करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में USA, चाइना, इज़राइल, इन सारे देशों की बात की है। जापान भी इसमें आता है, जो बहुत ही अधिक जो है कि टेक्नोलॉजी में आगे रहता है। आप देखेंगे कि बुलेट ट्रेन की हमें जो है कि उसने डोनेशन भी दिया, अर्थात लोन भी दिया एक तरीके से 0.1 के इंटरेस्ट पे, और एक तरीके से उसने हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की कि आप कैसे बुलेट ट्रेन को चला सकते हैं, कैसे बुलेट ट्रेन को बनाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक जो आधारभूत कॉन्सेप्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आई होप कि इसकी क्लास जो है कि कल ख़त्म हो जाएगी और कल हम लोग अपने नए टॉपिक वित्तीय व्यवस्था पर प्रवेश कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या अगली वीडियो में उसका समाधान लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ और से अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में भी चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी पढ़ाई का लाभ ले सकें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।